अरे मैं इतना गुस्से में क्यों खड़ा हूँ? अरे मैं तो इधर हूँ यार, आत्मा मेरी है। आज हम जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ डॉक्ट्रिन्स पे या जिन वर्ड्स पे वर्क करता है उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेन टॉपिक में घुसने से पहले हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे ये चीज़ें होती क्या हैं। जो टॉपिक्स हम लोग फोकस करेंगे होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दूसरा होता है फेडरलिज्म, मेजॉरिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी का क्या रोल है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब ये टॉपिक हम इस शीट में कवर करेंगे, देन अगली शीट में कवर करेंगे। पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स क्या है और पॉलिटिकल थ्योरीज क्या है। पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स और थ्योरीज पे आपको इतना फोकस नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे। आपका बाकी जो चीजें हैं वो आपके एमयू के लिए रिलेवेंट है। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मुझसे और कोर्सेज के लिए ज्वाइन किए हुए हैं, उन लोगों के लिए ये बाकी की दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों नीचे के वो रिलेवेंट है उनके एग्जाम के लिए, खासतौर से जामिया वालों के। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जानते हैं सब लोग, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जिसके अंदर बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि एक ऐसी लीगल डॉक्यूमेंट है दैट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री हैविंग अ स्पेशल सैंक्टिटी। मतलब क्या होगा, एक और डेफिनेशन होगी, तो फंडामेंटल लॉ की बात करता है और उसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल सैंक्टिटी, एक स्पेशल तरीके से उसको डील किया जाता है पूरी कंट्री गवर्न करने के लिए, इस तरह के लॉज दिए रहते हैं। स्पेशल सैंक्टिटी का मतलब यहाँ पे दूसरा सेंस में ये भी हो सकता है कि बेसिक डॉक्यूमेंट है इसके जरिए लॉ को जो हम गवर्न करते हैं। हमने बेसिक डेफिनेशंस बहुत जगह पढ़ी है, मैंने थोड़ी सी इनहेंस डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूड की ताकि आपको एक इनहेंस वाली डेफिनेशन भी समझ में आए। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। ये एक चीज नहीं है, तो इस पे आप में से कोई बताना चाहेगा, दोनों में से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या होगा, क्या लगता है, नाम से क्या लग रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो जानते हैं, किताब होती है जिसमें लॉज लिखे हो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? जिससे वर्क किया गया हो या फिर जिससे वर्क होता होगा, इस तरीके का बोल हम ना, क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता होगा? मैं कह रही मैं नहीं बोलूँ, कुछ कर बोलूंगी। है, चलो ये मेरी राइट है, राइट टू रिमेन साइलेंट इज माय फंडामेंटल राइट है, मेरा अधिकार है। बट राइट टू रिमेन साइलेंट इन क्लास इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज स्पेसिफिक लिमिटेशंस ऑन जनरल स्टेट पावर्स टू प्रिवेंट द एक्सरसाइज ऑफ द आर्बिट्ररी डिसीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो एक तरीके का लिमिटेशन है, पहले एक तरीके की लिमिटेशन यानी एक तरीके की रोक है। ठीक है, जिस ऑन किस पे, स्टेट के ऊपर, स्टेट जो भी होती है कंट्री के अंदर, टू प्रिवेंट द एक्सरसाइज ऑफ द आर्बिट्ररी डिसीजन। कोई ऐसा डिसीजन आ जाए जो कि जबरन हो, जबरदस्ती हो, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा लोगों पर, तो उसको जो प्रोटेक्ट करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, यानी कोई ऐसा डिसीजन जिससे कुछ निकल के आ रहा हो फाइनल हल, या फिर जिससे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही हो, उससे बहुत कुछ चेंज हो रहा हो, तो अगर वो चेंज सही है तो इट इज एक्सेप्टेबल, अगर वो चेंज गलत है रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अगर एमसीक्यू में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, जिसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर स्टडी फास्ट प्रिंसिपल्स दे रखे हो कॉन्स्टिट्यूशन, वो होता है मोरालिटी वाला कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। एवी डाइसी साहब ने दिया था रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जो कि ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 14 में दिया हुआ, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडिया में इसको इक्वलिटी बिफोर लॉ के नाम से जाना जाता है, और आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया हुआ भी है। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर की भी बात करता है, और इंडिविजुअल लिबर्टी की, यानी इस तरह की कोई भी पावर इंडिया में नहीं लगेगी या एब्सेंट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ लगेगा, और इंडिविजुअल हर एक एक बंदे की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबकी राइट्स प्रोटेक्ट होंगी, सबकी तो होंगी, पर अगर आपकी कोई राइट है तो आपकी भी प्रोटेक्ट की जाएगी, इनकी कोई राइट है तो इनकी भी protect। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक चीज। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज पर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ये सिर्फ पढ़ लो, एग्जाम में नहीं आता, समझने के लिए। तो रामेश्वर प्रसाद का केस है और एक आईआर कैलो का केस है। ठीक है, तो आईआर कैलो केस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा लॉ है जो कि गवर्नमेंट को उनकी पावर एक्सरसाइज करने में मदद करता है या गलत पावर एक्सरसाइज करने में रोकता है। ये इन्होंने पूरी लाइन में बोला है, पावर टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल शिल नॉट, बेसिक प्रिंसिपल खत्म ना हो और गवर्नमेंट अपना काम भी करके चली जाए, इस तरीके का जो चीज होती है, लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में ये वाला जो केस है ये फॉलो किया जाए। अगर एग्जाम में पूछ ले कॉन्स्टिट्यूशन का केस कौन सा है, केस आपके लेवल पे नहीं पूछ रहा है, लेकिन कोई दिमाग का भरोसा नहीं पूछ गया तो ये वाला केस पढ़ लेना, बस नाम याद रखना, आईआर कैलो। अगर चार ऑप्शन में दिख जाए, कोई और केस तो मैंने पढ़ा है नहीं, अगर दिख जाए आईआर कैलो तो समझ जाना कि सर ने जो पढ़ा था वही वाला है। ठीक है, अब आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, यानी एक जो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है और एक गवर्नमेंट जो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के वर्क करे, उनमें डिफरेंस क्या होता है, मतलब क्यों जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन, हम ये तो हमेशा पढ़ते हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आज हम पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाई पब्लिक थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होगी जिनको इलेक्ट किया गया होगा पब्लिक द्वारा और इलेक्शन करके किया गया होगा उन्हें इलेक्ट। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जहां पे इलेक्शन ही नहीं होता है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा वहां पे ब्रदर इलेक्शन की जगह, या फिर डायरेक्ट क्या होगा,
डायरेक्ट रूल होगा या मोनार्की होगी, इस तरह का कुछ होगा, रूलर होगा, किंग होगा, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट या हेरारिकल भी हो सकता है, खानदान चला आ रहा है जो रूल कर रहा है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट हैज लिमिटेड पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में क्या बोला है कि जो हेड होते हैं उनके पास पावर्स होती है, पर वो पावर्स भी कैसे होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड पावर्स नहीं देती है। पावर्स हैं, आप हेड हैं, आपके पास कुछ पावर्स हैं, पर उतनी ही पावर्स हैं, उसके अलावा कोई पावर एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे आप साइन कर सकते हो डॉक्यूमेंट, ठीक है, पर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकते, तो ये कुछ चीजें लिमिटेड है। लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रूलर ऑफ द कंट्री इज अनलिमिटेड पावर्स, यहाँ पे जो भी राजा मारे, इसकी एग्जांपल क्या हुई, यहाँ चाहे तो लिख लेना, इसकी एग्जांपल हुई किंग, इसकी एग्जांपल हुआ प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसमें नहीं लिखा हुआ है। तो किंग क्या होता है, किसी भी जगह पे किंग क्वीन होती है, राजा रानी या सब लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी ऑथोरिटी अपनी तरीके से चीजें चलाते हैं। तो एग्जांपल होगी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की, और कॉन्स्टिट्यूशन की हो गई प्रेसिडेंट, वो कंट्री चलाएगा जरूर, पर एक लिमिटेड पावर के अंदर चलाएगा। स्पेसिफाइड टेन्योर फॉर रूलर, इसमें जो भी रूलर होगा यानी जो भी हेड कर रहा होगा वो कितने साल के लिए, कुछ समय के लिए होगा, मतलब एक पीरियड फिक्स होगा। जैसे इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो 5 साल के लिए सेलेक्ट, ठीक है, तो 5 साल का टाइम दे रखा है उसको। पर जो रूलर है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, या तो वो मरेगा तब हटेगा, या तो बूढ़ा हो जाएगा तब हटेगा, या तो उसको कोई हरा दे तब हटेगा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल अभी कौन कौन सी कंट्रीज हैं इनकी, तो यूएसए, यूके, इंडिया, पाकिस्तान एक्सेट्रा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, यानी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जैसे एग्जाम्पल है ब्रूनाई, कतर, स्विट्जरलैंड, ये गलत होगी स्पेलिंग, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है, जब आपको ये कॉपी मिलेगी, ये नोट्स जो जिनको मिलेंगे या जो बच्चे ऑनलाइन लेंगे हमसे, उनको ये जो मिस्टेक्स हैं सही होकर के मिलेंगे आपके। अब आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरीके का है, ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस किया वहां पे भी, दूसरी जगह भी हम ना, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है पूरा लिखा हुआ, और एक होता है नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो कि जिसके लॉज लिखे हुए हैं और लॉज नहीं लिखे हुए अनरिटन। अब पढ़ो, 3 बेसिक डिफरेंस बताए गए। फाउंड इन लीगल डॉक्यूमेंट्स, ड्यूटी, कोडिफाइड। ड्यूली, ये ड्यूली होगा एल है, फाउंड इन लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो ये क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और ये ड्यूली कोडिफाइड मतलब एक एक चीज इसकी लिखी हुई होती है लॉ के हिसाब से। डॉक्यूमेंटेड हो सकता है ये, यानी किताब के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये भी किताब के फॉर्म में होता है, ये भी किताब के फॉर्म में होता है, बट इसमें चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, यानी हो सकता है पहले हाँ अरेंजमेंट्स नहीं हो मे बी, ठीक है, या कब जब जरूरत पड़ी, आज मुझे फंडामेंटल एक्ट की तो मैंने फंडामेंटल एक्ट को ऊपर कर दिया, कल मुझे डीपीएसपी अच्छा लगा तो मैंने डीपीएसपी को ऊपर कर दिया, तो मैंने अपने हिसाब से पेजेस बदल लिए। लेकिन यहाँ पे मैं बदल ही नहीं सकता क्योंकि पहले से कंपाइल्ड आता है, बंदा बनाया, ठीक है। प्रीसाइज, डेफिनेट एंड सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक होता है यानी तरीके से होता है, प्रीसाइज जितना बताना है बात उतनी ही बताएगा, ठीक है, इधर उधर की बात नहीं कि मैं अलीगढ़ में, मैंने पूछा कहाँ रहते हो, अलीगढ़ में रहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कहाँ रहते हो, जम्मू में रहता हूँ। अब ये नहीं बता रहा हूँ कि जम्मू में वो जो रास्ता घूमता है सर्किल से पीछे से घूम के, वो सड़क के ऊपर से कूद के, घरों के नीचे से, इतना नहीं बताना, सीधे बता दिए जम्मू में रहता हूँ, ठीक है, आमना जरिए। तो सिंपल क्या, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ। अब मुझसे पूछा गया तुमने कि सर आपका ऑफिस क्या है, मैं अलीगढ़ में पान वाली कोठी, ओके। अब मैं बोलना पान वाली कोठी ऐसी गोल से दिखती ऊपर से देखो स्पेस में से, तो फालतू की बात होगी ना। इस तरह की कोई भी बात अगर कर रहे हैं तो वो अनरिटन में हो जाएगा, लेकिन अगर रिटन होगा तो सिर्फ उतना ही बोलोगे जितनी जरूरत है, बकवास नहीं करोगे। प्रीसाइज, डेफिनेट, सिस्टमैटिक, और ये अनसिस्टमैटिक, इनडेफिनेट, इम्प्रीसाइज, ठीक है। इम्प्रीसाइज मतलब लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एफर्ट्स, तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें जितने भी चीजें होंगी वो कॉन्शियस होंगी एंड डेलिब्रेट एफर्ट के साथ, यानी उस पर मेहनत की गई होगी एक लॉ बनाने में, और उसको अच्छे से कंपाइल किया गया होगा। और अनरिटन जो होगा वो रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अनरिटन का जो एग्जांपल है बेस्ट, तो हिस्ट्री में चला आ रहा है, यानी पीछे वाले हमारे फोर फादर्स, अर्ली मैन हमारे, वो पहनते थे तरीके के कपड़े, तो हम भी वही पहने, तो ये वाली बात बोलती, खाल पहन के घूमें। तो भाई दुनिया इवॉल्व हो रही है, आप भी इवॉल्व हो ना, आप कब तक खाल पहन के घूमोगे, वही चीज होगी। तो अनरिटन वाले उस तरीके की बातें करेंगे, और रिटन वाले बोलेंगे भाई चलो आगे का सोचते हैं, है ना, कि आज तो हम कपड़े का, हाँ आज तो हम कपड़ा पहनने धागे का, कल हम लोहे का पहनेंगे, मतलब मजाक कर रहा हूँ। तो इस तरह का कुछ सोचते हैं, फ्यूचर का कुछ सोचते हैं, तो क्या होगा आपका हो जाएगा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग। तो एग्जाम्पल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की यूएसए, फ्रांस और इंडिया कहाँ पे है, और यहाँ पे अनरिटन की सबसे बड़ी एग्जाम्पल ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन बहुत एवॉल्व कंट्री और अभी भी रूल कर रहा है, उसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर अनरिटन की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि वो सब कुछ मैनेज कर रहा है अनरिटन होने के बाद भी। ब्रिटेन में किंग रूल है या नहीं है, ठीक है, ब्रिटेन में अभी भी ब्रिटिश एरा में का जो पीरियड चला रहा है वो आज भी वहां पे आपको देखने को मिलता है। पहले उनकी बीवी थी, ठीक है। और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बेसिकली अगर आप देखो तो 2 फॉर्म्स दी हुई, जो मैंने आज ही इत्तेफाक से वहां भी डिस्कस। 2 तरीके की गवर्नमेंट होती है, मेनली प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री, ठीक है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट वो होती है जहां पे एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, यानी जो एग्जीक्यूटिव बंदा है, जो हेड बंदा है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कुछ भी हो रहा है तो एग्जीक्यूटिव से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है, फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स, एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टर्म ऑफ ऑफिस। और साथ में ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी अपने फैसले खुद ले सकते हैं, एग्जीक्यूटिव अपने फैसले ले सकता है, लेजिस्लेचर अपने फैसले ले सकता है,
जैसे इंस्पेक्टर ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑफिस, ऑफिस के केस में, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा बात लिख दी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट। तो आज ही बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, मैंने क्वेश्चन किया था कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इंडिया की है या डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ जहां पे एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होगा लेजिस्लेचर के लिए और एग्जीक्यूटिव के लिए खुद भी, और ऑफिस के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल, कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी बनेगी, ठीक है, फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। और जो भी लेजिस्लेचर बनाएगा, जो भी लेजिस्लेचर बनाएगा, लॉ, कानून या कोई भी पॉलिसी ड्राइव करेगा, तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार होगा? खुद पार्लियामेंट जिम्मेदार होगा, ना कि उसके बाहर के लोग जिम्मेदार। पर प्रेसिडेंशियल में पार्लियामेंट जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट भी जिम्मेदार नहीं होगा, प्रेसिडेंट भी जिम्मेदार नहीं होगा, बोलेगा तुम्हारा मतलब है तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं, पार्लियामेंट यहाँ पे अपनी चीजों के लिए जिम्मेदार, ठीक है। बात कर लेते हैं कि हम फेडरलिज्म तक भी पहुंचे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है, बेसिक जल्दी बताइएगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले तो आप बताइएगा। हाँ, मतलब कोशिश करिए, डजेंट मैटर, नहीं आता है, आता है, अभी पढ़ा है। हम्म, ठीक है, चलो कॉन्स्टिट्यूशन तो जानते ही हैं, ठीक है। अब बात होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की एग्जाम्पल क्या है उसका, वो इस तरफ हम ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की एग्जाम्पल क्या है, मतलब कौन सी कंट्री एग्जाम्पल है, और कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी कंट्री? हम नहीं, थोड़े बोलना ही नहीं। चॉकलेट लेकर आऊंगा, चॉकलेट खा के तो बोलोगी है सर, लाओ चॉकलेट खिलाओ तो बोलोगे, बताओ हम ना। नहीं आता तो बोलो सर नहीं आता है, ओके नहीं आता है, वो वाली बात हो रही है। नहीं पता, अभी तो बताया बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल तो इंडिया है सबसे बड़ा, इंडिया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल की सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूएसए है, यूएसए, ठीक है, ब्रिटेन भी ले सकते हो, ठीक है। अब बताओ, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिटन अनरिटन। अच्छा, रिटन की एग्जाम्पल कौन सा है, बेस्ट कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया मान लो, ठीक है, यूएसए वैसे बेस्ट सबसे यूएसए है, फिर भी चलो इंडिया को ले लो। और अनरिटन की कौन सी है, ब्रिटेन है, ठीक है। क्या डिफरेंस है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? हम ना, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कितनी फॉर्म्स हैं? दो हैं, दो हैं, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री, ठीक है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कौन सी होती है, चलो ये तो बता दो, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कौन सी होती है? हाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है। सबसे सिंपल डेफिनेशन, इसको हम और एलिबरेट कर सकते हैं, जो कि मैंने करके बताया अभी आपको। और इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है दूसरी वाली, हम्म, बात है, पढ़ नहीं रही हम ना। अरे मैं इतना गुस्से में क्यों खड़ा हूँ? हैं? अरे मैं तो इधर हूँ यार, आत्मा मेरी है, दिस इज आत्मा, है ना, और क्या है, स्पिरिट। देखो देखो मुंह देखो, चलो चलो, तो आज हम ऐसा कर रहे हैं कि यहीं छोड़ है,